गाइस, हाउ आर यू? दिस इज जानवी एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। हमने डिफरेंशियल ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, उसी में एक नया टॉपिक लेके आए हम, आर्क लेंथ। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा भी है और क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो आप प्लीज इसे देख लीजिए। टॉपिक क्या है हमारा? आर्क लेंथ। आपको इसी से समझ में आ रहा होगा कि आपको बेसिकली क्या करना है इस टॉपिक के अंदर। आपको लेंथ फाइंड करनी है किसकी? आर्क की। देखिए, इसे समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन कराती हूँ। जब आप स्ट्रेट लाइन लेते थे, अगर आपको कोई पॉइंट दिया है R1 एंड R2, तो सिंपली आप इसके डिस्टेंस कैसे फाइंड कर देते थे? R2 माइनस R1। कुछ सोचना नहीं है इसमें, डायरेक्टली R2 माइनस R1। और हमेशा डिस्टेंस को क्या करते थे? मॉड में लेते थे। अगर ये मॉड में है तो ये R1 माइनस R2 भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों में से कोई भी ऑपरेशन हो, हमें वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। पॉजिटिव क्यों मिलती है? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है। अगर डिस्टेंस के सामने निगेटिव का साइन लगा भी है तो उसका मतलब क्या होता है? उसकी डायरेक्शन निगेटिव है, वो खुद निगेटिव नहीं है। ठीक, ऑलराइट। देखिए, ये तो समझ में आ गया आपको। हम अभी सिंपली इसको लिखते हैं। देखिए, R2 या फिर R1 माइनस R2, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है? देखिए, सिंपली इसको इससे ही लिखा है, क्योंकि इसे स्क्वायर कर देंगे या फिर स्क्वायर और ये कट जाएंगे तो हमें वापस से यही मिल जाएगा। देखिए क्या होता है ना कि ये तो अभी आप सिर्फ आपने 2D में पढ़ा है, R2 माइनस R1। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? स्फेयर पढ़ रहे हैं, या 3 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, या उससे ज़्यादा की आप पढ़ेंगे। तो उसमें इस R किससे एसोसिएटेड होता है? R के अंदर और जो पॉइंट्स होते हैं वो X, Y एंड Z तीनों होते हैं, राइट। 3 डायमेंशन में है तो इसके क्या होंगे? 3 कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। तो वह इसी को और हम कैसे ओपन कर देते हैं इस केस के लिए? देखिए, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। समझ में आया? कोई डाउट? सिंपली हमने क्या लिया? एक स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस ली, उसको हम ऐसे लिख सकते थे। और ये r किससे बना? x, y, z से, जो कि ये है। आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पर ही हम सिंगल पैरामीटर पे ही काम कर रहे हैं। ठीक, ये हो गई इक्वेशन किसके लिए? डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। कब? जब ये 3D डायमेंशन में है। ठीक, समझ में आ गया इतना? ये तो हो गई लेंथ की बात। अब इसका यूज क्या है हमारे कर्व में, या हमें आर्क लेंथ अगर फाइंड करनी है तो उसमें इसका यूज क्या है? तो देखिए, आर्क क्या होता है बेसिकली। यहाँ पर देखिए, ये है सर्कल। ठीक, ये सर्कल है, तो इसका कोई छोटा सा पार्ट अगर आप ले ले, ये ठीक, इतना सा पार्ट लिया आपने, इसी को जूम करके बड़ा कर दे तो ये इतना बड़ा हो गया है? नहीं, छोटा सा है। ये याद रखिएगा आप कि हम बहुत बड़ा पार्ट नहीं लेते हैं किसी का भी। क्यों? देखिए, हमने ये छोटा सा पार्ट लिया, इसकी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो क्या होता है ना कि आर्क और स्ट्रेट लाइन, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनके डिस्टेंस में। जितना आर्क होता है उसका अप्रॉक्स ही पहुंच जाता है ये स्ट्रेट लाइन। लेकिन आपने अगर कोई बड़ी आर्क ले ली और तब उसको ऐसे ज्वाइन किया तो इसकी लेंथ कुछ और होती है, इसकी लेंथ कुछ और होती है, तो आप इन दोनों को सेम नहीं कह सकते। इसलिए आपको क्या करना होता है? छोटा सा पार्ट एज्यूम करना होता है। समझ में आ रहा है इतना? अब देखिए, यहाँ पर से क्या करते हैं? आपने कोई पॉइंट ले लिया P एंड यहाँ पर Q, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं और इसकी क्या करते हैं? लेंथ फाइंड कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। देखिए, इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं, ये आर्क की लेंथ हो जाती है। समझ में आया? आर्क लेंथ ही फाइंड करना था। अब देखिए, अगर आप किसी सर्कल के अंदर कोई लाइन ऐसे खींच देते हैं तो वो उसकी लेंथ कभी भी नहीं बताती। वो क्या बन जाती है? उसकी कॉर्ड बन जाती है। ये थोड़ा डायमीटर होती है। लेकिन जब हम यहाँ पर ही ऐसे या फिर ऐसे कोई लाइन ऐसे, ये सब क्या हो जाती है? इसकी कॉर्ड हो जाती हैं, ना कि ये उसकी डिस्टेंस बताएंगे। समझ में आ रहा है? आर्क के लिए ये जो है वो लेंथ बताएगी या उसकी डिस्टेंस। लेकिन अगर आपने किसी सर्कल के अंदर ऐसे कर दिया तो वो ना उसकी डिस्टेंस बताएगी, वो क्या बन जाएगी? उसकी कॉर्ड बन जाएगी। कंफ्यूज नहीं होंगे? बिल्कुल क्लियर। ठीक, समझ में आ गया? अब क्या करेंगे इसको? देखिए, इतना समझ में आ गया? चलिए मैं इसे लिख देती हूँ और फिर आगे आपको बताती हूँ क्या बनाया हमने, ड्राइव क्या किया। R1 माइनस R2 इक्वल्स टू
x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। अब देखिए हमें आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, तो सिंपली आप आर्क बना दीजिए। ऐसे आर्क है ये, देखिए हम अगर सर्कल ले लेते हैं और हमें अगर इसका ये फाइंड करना है तो हम सर्कमफ्रेंस के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम सर्कल नहीं लेते हैं या स्फेयर नहीं लेते हैं। क्यों? उसका तो सर्कमफ्रेंस ही हम फाइंड कर सकते हैं, बस इसकी हमारे पास रेडियस नहीं है या हम इसकी रेडियस फाइंड ही नहीं कर सकते, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? आर्क लेंथ फॉर्मूला। समझ में आया? आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके लिए तो आपके पास सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं या फिर कोई भी आप शेप ले लीजिए, जिस तरह से भी आपको बनाना हो। आर्क क्या होता है? बस ये पार्ट उसमें होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या लिया, दिस इज योर आर्क। अब देखिए, अब हमें करना क्या था, यहाँ पर ही हमें लाइंस ड्रॉ करनी थी। लाइंस मीन्स इसके लिए लेंथ फाइंड करने के लिए। तो देखिए ये इनिशियल पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये क्या है, P0। इससे हमने क्या किया, ये डिस्टेंस फाइंड कर ली। फिर उसके बाद ये पॉइंट क्या है, P1। फिर उससे क्या किया, इतनी डिस्टेंस फाइंड कर ली। ये पॉइंट क्या मान लिया हमने, P2 मान लिया। फिर मान लीजिए यहाँ पर से ये लास्ट पॉइंट है, इसके अंदर बहुत सारे करते हैं, हमने क्या लिया, डायरेक्ट लिया। ये लास्ट वाला मान लिया Pn, और ये क्या हो गया, Pn माइनस 1। समझ में आया? ये P क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर लोकस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोकस की डेफिनेशन याद है आपको? एक कर्व के अंदर जितने पॉइंट्स होते हैं वो लोकस होते हैं, मतलब जिनको मिला के बन रहा होता है कर्व, उन्हें लोकस कहते हैं। ये हो गए सारे पॉइंट्स। अब मैंने आपको कर्व में भी बताया था कि एक सिंगल पैरामीटर पे ही ये सारे क्या कर रहे होते हैं, बेस कर रहे होते हैं। ये बता क्या रहे, ये आपके क्या है, ये पॉइंट्स हैं, राइट। अब मैंने जब आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, ये जब इक्वेशंस ले रहे होते हैं कर्व की, r इक्वल्स टू आर यू, ये क्या है, वेक्टर्स हैं, तो ये क्या होता है, सिंगल पैरामीटर पे बेस कर रहा होता है। और जो ये सिंगल पैरामीटर है ये किसी इंटरवल में लाई कर रहा होता है। मान लीजिए वो a से b के बीच में है, इस इंटरवल में क्या कर रहा है, वो लाई कर रहा है। इट मीन्स, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये यहाँ पर ही जो है, यहाँ पर ही इस पॉइंट पे कर्व की इक्वेशन कुछ रही होगी, r इक्वल्स टू मान लीजिए आर यू ज़ीरो। u0 देखिए, ये जो पॉइंट्स है ना, ये छोटे छोटे, ये u0 नहीं है, ये x y z उनके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो बेसिकली ये u0 क्या होते हैं, हम जैसे मान लीजिए आपने कोई इक्वेशन ली x इक्वल्स टू u प्लस 3, तो ये क्या करेगा, आप u की वैल्यू चेंज करते जाएंगे एंड x आपको मिलता जाएगा। तो u क्या है, एक डिफाइन इंटरवल में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। और ये जो है वो ये पॉइंट्स नहीं है, ये क्या है, एक्स वाई जेड्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ इक्वेशन चेंज होगी। क्यों? क्योंकि u की वैल्यू चेंज होगी, u की वैल्यू चेंज होगी तभी ये कर्व क्या होंगे, डिफाइन होंगे, राइट। तो यहाँ पर ही मान लीजिए कुछ u0 थी, यहाँ पर ही हम मान ले u1 है, यहाँ पर ही u2 है, सिमिलरली यहाँ पर ही r un-1 एंड यहाँ पर r un। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि u की वैल्यू हर पॉइंट पे बदलती जाएगी, तभी तो हमें ये कर्व मिलेगा। ठीक, समझ में आ गया। और ये किसी डेफिनेट इंटरवल में लाई कर रहा है। देखिए एक पॉइंट और छोटा सा रह गया यहाँ पर ही, स्ट्रेट लाइन के लिए जो क्लास होती है वो हमेशा बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी 1 के। क्लास क्या थी, जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी प्लस कॉन्टिन्यूटी दोनों फॉलो हो रही हो। अगर एक भी ऐसा पॉइंट मिलेगा ही नहीं जहाँ डिफरेंशिएबिलिटी प्लस कॉन्टिन्यूटी दोनों फॉलो हो रही हो, तो ये इक्वेशंस बन ही नहीं पाएंगी। समझ रहे हैं? याद रखने के लिए है कि कम से कम एक तो उसके पास होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा हो सकते हैं बट एक तो उसके पास होना ही चाहिए। अब देखिए अब क्या करना है इसमें, ये हमने क्या किए हैं, इंटरवल्स ही डिफाइन किए हैं। मीन्स देखिए a पहला मान ले अगर हम u0, तो इसके बाद क्या आएगा, देन u1 u2, सिमिलरली u लास्ट तक जाएगा विच इज इक्वल्स टू b, एन तक डिफाइन कर दे इसे। देखिए ये इंटरवल्स हो जाएंगे छोटे छोटे, इनकी जब वैल्यूज चेंज होगी उसके अकॉर्डिंगली हर पॉइंट पे इक्वेशंस चेंज होती जाएंगी। अब देखिए अब इसमें हमें करना क्या है, फाइंड क्या करना था, हमें आर्क की लेंथ फाइंड करनी थी। हम क्या करें, अगर इन सब की छोटी छोटी जो डिस्टेंस आएगी इन सबको फाइंड कर लें और उन सबको ऐड कर दें तो आ जाएगा। मतलब
देखिए इन सब की जब आपने छोटे छोटे पार्ट्स के लिए है ना, तो जब ये साथ में आ जाएंगे तो उनको ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ आपको मिल जानी चाहिए। हम वही करेंगे। देखिए अगर हम P1 माइनस P0 कर दें तो डिस्टेंस आ जाएगी पहली, देन P2 माइनस P1 कर देते हैं सेकेंड, वैसे लास्ट में जाएंगे तो Pn माइनस 1 कर दे तो हमें इसकी डिस्टेंस मिल जाएगी, और इन सबको क्या कर दें, ऐड कर दें। इतना समझ में आ रहा है? एडिशन के लिए मैथमेटिक्स में क्या यूज़ करते हैं आप, समेशन। पूरे फॉर्मूले को डिफाइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, समेशन। तो समेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि समेशन सबसे पहले यूज़ किसने किया था, राइट? देखिए सोचिए, अब क्या करें इसको ऐड करने के लिए, देखिए समेशन लगा दीजिए, i पॉइंट इक्वल्स टू 1 और कहाँ तक n। ऑपरेशन किन पॉइंट्स के बीच में हो रहा है, Pi माइनस 1 एंड Pi के बीच में, इन्हीं के बीच में सारी कैलकुलेशंस वगैरह होंगी। और इसको डिफाइन किससे कर दीजिए, हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो दिस इज आर लेंथ। इतना समझ में आ गया? अब आगे चलिए, इसको और कैसे लिख सकते हैं, समेशन i इक्वल्स टू 1 कहाँ तक, n तक, और क्या हो रहा है यहाँ पर ही, ri माइनस 1। समझ में आ रहा है? इससे ले ऐसे लिखें, या फिर हमने ये क्या लिया हुआ है, इसे लिख दें ri माइनस 1। कोई डाउट? समझ में आ रहा है ना? हमने यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखा है तो ये पॉइंट्स पे इक्वेशंस क्या है, वही हमने यहाँ पर ही डिफाइन कर दी। ठीक, i से n के बीच में, मतलब i की वैल्यू 0 रखें, फिर 1 2 और n तक, और इसमें लिमिट लगा सकते हैं। कैसे? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट? देन i इक्वल्स टू 1 एंड n, देन ui माइनस 1। समझ में आ गया? इतना क्लियर? कोई डाउट? लिमिट क्यों लगाया, हमें नहीं पता n कहाँ तक जा रहा है तो हमने टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया। इतना समझ में आया? अब देखिए आगे, देखिए अब हम इसके आगे क्या करेंगे, ये आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, प्लस मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू। अब देखिए ये तो आ गया आपका किसका, समेशन के थ्रू, बट यहाँ हम क्या फाइंड कर रहे हैं, थ्रू फाइंड करेंगे। इंटीग्रल में क्या होता है, आप किसी छोटे से पार्ट का डिस्टेंस या जो भी आप फाइंड करें उससे फाइंड कीजिए, पूरा इंटीग्रेट कर दीजिए। सिमिलरली हम यहाँ करने वाले हैं। देखिए हमारी जो इक्वेशंस थी, की इक्वेशन क्या थी, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। अब देखिए अगर इन पॉइंट्स में हम किसी एक पॉइंट को या एक पूरे कोऑर्डिनेट को x y z की वैल्यू को अगर से या फिर ओरिजिन से पास करा दे तो हमें सिर्फ मिल क्या जाएगा, देखिएगा ध्यान से, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। कोई डाउट नहीं? समझ में आ गया? हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट x y z ही मान रखा है, x y z, एंड सेकंड क्या मान लिया, 0 0 एंड 0। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत इजी है। अब देखिए हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं। अब यहीं से देखिए, इसमें क्या करिए आप, इंटीग्रल लगाइए। मीन्स ये क्या थी, पहले के डिस्टेंस थे, फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और पूरे आर की लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो इसकी लिमिट होंगी वो कहाँ से होगी, वो u0 से स्टार्ट होगी एंड u पे ख़त्म होगी। हमें नहीं पता वो क्या है एग्जैक्ट, सो u0 से स्टार्ट एंड u पे फिनिश होंगी। किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, du। अब देखिए अगर ये इंटीग्रेट हो रही है इट मीन्स ये डिफ्रेंशिएट हो चुकी है, राइट? तो ये अगर du, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको x y z डायमेंशंस को छोड़ के कोई भी ऐसा नंबर दिया जाता है अदर जिससे आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है तो वो पैरामीटर के थ्रू ही हो रहा होता है। और जब पैरामीटर के थ्रू डिफ्रेंशिएट होता है तो उनमें सब जगह डॉट लग जाता है। अगर वो किसी x y z या किसी डायमेंशन के थ्रू डिफ्रेंशिएट होते हैं तो वो रिप्रेजेंट ऐसे किए जाते हैं, एंड अगर वो पैरामीटर से डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, तो उन्हें डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतना समझ में आ गया? यहाँ से इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। इतना समझ में आ गया? इसकी PDF आप ले सकते हैं मुझसे,
देन देखिए यहाँ पर ही क्या होगा, अब इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, u0 से u है एंड ये सारी वैल्यूज़ किसके लिए हैं, r के लिए हैं, x, y एंड z, ये सारी वैल्यूज़ इनके लिए है। तो यहाँ पर ही हम क्या लिख सकते हैं, r डॉट d u के रिस्पेक्ट में, और इसे क्या लिख सकते हैं, u0 से u r डॉट du। समझ में आया। और इसे डिनोट अब किससे करेंगे, वो होगा s से। s क्या डिफाइन करेगी यहाँ, डिस्टेंस, ये भी पैरामीट्रिक ही है, इसलिए अब आगे चल के क्या होगा, जितने भी हमने u से रिप्रेजेंट किए हैं ये सारे रिप्लेस कर दिए जाएंगे s से। u से अच्छा पैरामीटर s होता है, इसलिए अब जब जितनी इक्वेशन आप टेंजेंट की या ऑस्कुलेटिंग प्लेन जितनी भी पढ़ने वाले हैं वो सब s के रिस्पेक्ट में ही पढ़ेंगे और वो सब डॉट के फॉर्म में ही लिखी जाएंगे, क्योंकि s एज अ पैरामीटर यूज होगा। तो ये क्या हो गई, इंटीग्रल के थ्रू फाइंड करने के लिए डिस्टेंस किसकी, आर्क लेंथ, और समेशन के थ्रू क्या थी हमारी, i इक्वल्स टू 1 एन आर यू आई माइनस आर यू आई माइनस 1। आपको जैसा भी ठीक लगे आप वैसे ही याद रखेंगे। समझ में आ गया इतना, कैसे हमने समेशन के थ्रू निकाला और कैसे आर्क लेंथ इंटीग्रल के थ्रू। इजी सा मेथड है, लेकिन इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इसे एक बार देख लीजिए। ऑलराइट।